Good morning, class 9th. You are studying about the Nazis and rise of Hitler. Nazis and rise of Hitler. You are studying. So first of all, Hitler, a German, defeated in the Second World War, and in 1945 he committed suicide itself. And also the 11 years boy Helmut was very afraid due to his father was very close of the Adolf Hitler. When Adolf Hitler died itself, या कहना चाहिए कि सुसाइड itself, कमिट सुसाइड itself, सो उनके पापा को बड़ा डर था और उनने भी एक स्टोरी बच्चे को अगर रात में बताई होगी, बच्चे को नहीं, अब उनकी मम्मा को बताई होगी, तो बच्चा बहुत डरा हुआ था. आफ्टर 2 or 3 days, आफ्टर सम टाइम ही कमिट सुसाइड ऑल्सो. एंड अब वो बच्चा जो हेलमेट था वो 11 साल का था और उस बच्चे ने अपनी माँ के हाथ का 9 साल तक खाना नहीं खाया, क्योंकि वो चाह रहा था, वो सोचता था कि कहीं मुझे मम्मी खाने में पॉइजन ना दे दे, क्योंकि पापा ने बोला था कि हमें पूरे परिवार को खत्म कर देना है. वो इसलिए डरे हुए थे. उसका कारण भी था, मैं बता देता हूँ आपको. कारण ये था कि डेफिनेटली जब हिटलर के समय उन्होंने बहुत यहूदियों को मारा था, ज्यूस जिप्सियों को देख लीजिए. 6,207,000 people were killed and more and more and more. अब जब करी है जो चीज, तो अब बाद में प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना. था डर तो इसी बात का था कि अब पहले हमने ज्यूस को जिप्सीज को बहुत मारा है और अब एडोल्फ हिटलर नहीं है, तो अब जो लोग हम पर धावा बोलेंगे, हम पर अटैक करेंगे. सो ही कमिट सुसाइड इटसेल्फ, हेलमुट फादर. मेरी बात आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी. और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था एलाइस और सेंट्रल पावर के बीच हुआ, एलाइस जीता और सेंट्रल पावर हारा. सेंट्रल पावर से एलाइस ने रिसोर्सेस ले लिए बहुत जो है, और वो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि बेकार हो गया. ओनली 11 नाजी लीडिंग वर सेंटेंस डेथ एट न्यूरेमबर्ग ट्रिम्बल. और नाजी जो लीडिंग थे, केवल नाजिज्म के लोग थे, उन्हें केवल 11 लोगों को सजा मिली थी. आप देख रहे हैं यहाँ पर लाखों लोग और केवल 11 नाजीज 11 नाजियों को सजा मिली थी. मतलब केवल 11 नाजियों की गलती थी, मतलब गोरों में केवल सजा मिली थी 11 लोगों को. आप देख सकते हैं कि कितना क्रूअल किंग. 6,200,000 जो है 2 लाख जिप्सीज और 70,000 जर्मन की हत्या करने वाला. एंड मोर पीपल एंड मोर एंड मोर. जीनोसाइडल वार कहते हैं मास मर्डर को, बहुत बड़ी एक संख्या में मास मर्डर करना, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना. ठीक है, अब हम इसको जो है, जर्मन ने सरेंडर किया था 1945 में. अब हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं, बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक. बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक आपके सामने एक अच्छा टॉपिक, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक. अब एक वेमर में एक ऐसे रिपब्लिक का जन्म होता है. देखिए ये बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक क्या है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Early years of the 20th century, German was powerful empire. 20th century में हम बात कर रहे हैं, इसमें 20th century की बात कर रहे हैं हम. 20th century ही होगी. तो कौन था? जर्मनी था. बहुत ही जर्मन जो था बहुत ही पावरफुल था. जर्मन वॉज एन पावरफुल कंट्री. जर्मन उस वक्त का एक शक्तिशाली देश. इसके साथ साथ ही फाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. और उसने, जर्मन ने जो WW1 जो लड़ा था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा था. और इसके बाद जो हार हो गई थी, जर्मन को जो है बहुत रिसोर्सेस देने पड़े थे. एक तरफ था एलाइस और एक तरफ था सेंट्रल पावर. एलाइस और सेंट्रल पावर यहाँ पर थे. और एलाइस में रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन. बाद में 1917 में उसकी एंट्री हुई. किसकी? यूएस की एंट्री हुई. और यूएस ने कहना चाहिए कि 1917 में यूएस एंटर कर गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया यूएस का. और कहना चाहिए कि एंटर, अगर यूएस एंटर ना करते 1917 में, तो फिर एक बार जर्मन ने इन्वेडेड कर दिया था रशिया को, पोलैंड को. रशिया पोलैंड को इन्वेडेड मतलब अपने आगोश में ले लिया था, काबू में ले लिया था. और जस्ट ही जर्मन की जीत होने वाली थी कि अमेरिका आ गया और अमेरिका ने सब कुछ पूरा खेल खराब कर दिया. जर्मन को
ठीक है, कमजोर कर दिया और वो जर्मन आखिर जो है सेंट्रल पावर आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। तो ये उसमें लिखा हुआ है, ऑल एलाइज फॉर ऑल्सो डिफीट द सेंट्रल पावर इन अक्टूबर नवंबर 1918। द एलाइज फोर्सेस ऑल्सो डिफीटेड 1900 नवंबर 1918 में कहना चाहिए एलाइज ने जर्मन को सेंट्रल पावर को हरा दिया था। इसके साथ कैप्चरिंग कर ली थी, हमने बता ही दिया, जर्मन मेड अर्ली गेन बाय कैप्चरिंग फ्रांस एंड बेल्जियम। फ्रांस एंड बेल्जियम पे अब कब्जा कर लिया था, लेकिन यूएस अगर ना आता तो जर्मन तो जीत ही गया था मानो। पार्लियामेंट्री पार्टीज गॉट द अपॉर्चुनिटी रिसेंट जर्मन पॉलिटीज, इसमें कुछ नहीं है। नेशनल असेंबली मीट अ बेमर सेट अप द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ अब जब नेशनल असेंबली बेमर नाम की जगह पर मिलती है और एक कहना चाहिए एक रिपब्लिक की घोषणा करती है, एक रिपब्लिक होने का एक ऐलान करती है। कहना चाहिए कि नेशनल असेंबली मीट एंड एट बेमर एंड सेट अप अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। एक होता है फ्यूडल, फ्यूडल होता है वंश राजशाही वाला, और एक होता है फेडरल जो होता है डेमोक्रेटिक वाला। तो बेमर रिपब्लिक में लोग बैठे, बेमर जगह पर लोग बैठे और अपने आप को रिपब्लिक एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक घोषित किया, मतलब रिपब्लिक घोषित किया, और ये भी कह दिया कि अब जो है हमारा राष्ट्र जो क्या जर्मनी में अमन चैन है, शांति है, अब कोई यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने एंटर कर लिया। Dispute were now elected to the German Parliament or Reichstag on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। बिल्कुल रेस्टैग में ये पारित हो गया। रेस्टैग इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। रेस्टैग ने ये बात बता दी कि अब आप जो है क्या हैं, अब सबके एक अधिकार बराबर हैं, सबके जो बराबर है कहना चाहिए वोट है, इंक्लूडिंग वोमेन इंक्लूडिंग वोमेन ऑल्सो, वोमेन को भी अब राइट है वोट डालने का। आपने देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे 1798 में वीमेंस को कोई पावर नहीं थे, और 175 साल की एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद सबसे पहला रेवोल्यूशन, द फर्स्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेफिनेटली वीमेंस को राइट नहीं होते थे। लेकिन राइट नहीं होते थे तो वहाँ स्ट्रगल भी हुआ, तो रेवोल्यूशन भी हुआ ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, और नाजी के बाद रिवॉल्यूशन तो छोड़ो, यहाँ पे तो ज्यूस, जिप्सीज और यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ अब हम बात कर रहे हैं आपसे नेक्स्ट की। तो देखिए, रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट टेकन वेल by its own people largely due to the terms it was forced to accept after the defeat of Germany at the end of the First World War। Peace treaty was signed at Versailles with the allies was harassed। और एक जब मैं बता दूं आपको कि जो रिपब्लिक बहुत अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था ड्यू टू many of the problems they were facing by the German armies in Adolf Hitler also, due to many of the resources दे दिए गए थे रशिया को और एलाइंस को, बहुत से रिसोर्सेज दे दिए गए थे। सो वो उनके बीच में जो रिपब्लिक की कंडीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब रिसोर्स चले जाते हैं रिस्टैग में, पार्लियामेंट में वीमेंस को राइट तो दे दिया गया, लेकिन अब देश में जो कमी थी रिसोर्स की जो जितने भी आयरन उनके डिपॉजिट थे, जितने भी स्टील डिपॉजिट थे, या कुछ अच्छे रिसोर्सेज थे, माइंस थी, कोयल के डिपॉजिट थे, वो सारे डिपॉजिट रशिया ने हायर कर लिए थे, क्योंकि रशिया भी चिढ़ गया था उससे, क्योंकि रशिया को और बेल्जियम को उसने सबसे पहले इन्वेडेड किया था। किसने? जर्मनी ने, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो डेफिनेटली वो कह रहा है अच्छा रुको अभी बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सबसे पहले जर्मन के रिसोर्स पे हमला किया, कुछ आर्मी, हाँ वेरी गुड, आर्यन बोले, आर्मी मैंने बोला, आर्मी ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द रशिया। तो आर्मी पे भी उन्होंने कुछ अधिकार पा लिए, और जिस देश में सेना पर किसी दूसरे का अधिकार होगा, रिसोर्स पर दूसरा, हमारे पास दो ही तो ताकतें होती हैं, एक तो पैसे, दूसरी हमारी आर्मी। जब दोनों कैप्चर हो जाएगी तो देश धराशायी हो जाएगा। इसीलिए वहां पे क्या नहीं था, बहुत अच्छे से रिपब्लिक रन नहीं कर रहा था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जर्मनी ने 13% टेरिटरीज अपनी वो कर दिया, लॉस्ट कर दिया, और 75%
आयरन के 26%, कोल डिपॉजिट मैंने बता ही दिया है आपको। और इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि लगभग जर्मन पे 6 बिलियन लिब्रे का जो है वो था, कर्ज था। जर्मन पे 6 मिलियन लिब्रे का कर्ज इसलिए था क्योंकि एलाइस ने सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कि आपकी वजह से युद्ध हुआ है। ऑल टाइप ऑफ द रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड बाय द वॉर फ्रॉम जर्मन, फ्रॉम रशिया एंड एलाइज एंड सेंट्रल पावर, जितना भी नुकसान हुआ है तो इन आपकी वजह से हुआ है, इसलिए आप पे पहले से कर्जा हुआ है तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ कंपेंसेशन भी लगाते हैं। और उन्होंने कहना चाहिए एलाइस ने उसे कुछ कंपेंसेशन मतलब जुर्माना भी लगा दिया था। तो देखिए अब जर्मन की हालत कितनी खराब हो गई। एक तो डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरी चीज एडोल्फ हिटलर भी चले गए, तीसरी चीज हेलमुट के यहाँ उसने भी सुसाइड किया, तीसरी चीज बेमर अच्छे से रन नहीं कर रहा था, और रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे के पूरे रिसोर्सेज जितने थे, आर्मी, आयरन और कोल डिपॉजिट को अपने अंडर ले लिया था। जब किसी देश में ऐसा होता है तो फिर उसके हालात अच्छे नहीं होते। और दूसरी चीज़ इसमें एक डिफीट भी है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो वेमर रिपब्लिक है वो आर्टिकल 48 की वजह से बहुत वीक भी था, बहुत कमज़ोर पड़ गया था। उसका रीज़न था आर्टिकल 48, हालांकि हम बाद में बता देंगे, लेकिन थोड़ा इसमें सुन लीजिए कि जो वेमर जो रिपब्लिक था वो आर्टिकल 48 की वजह से कमज़ोर था क्योंकि प्रेसिडेंट को पूरी पावर थी कभी भी कोई चीज़ डिसमिस करने की। तो ये कहीं ना कहीं जब किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में जब कोई पावर चली जाती है तो फिर वो पावर कैसी पावर शेयर नहीं मानी जाती है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं माना जाता है। तो फिर किसी एक के हाथ के पावर जाने का मतलब है फिर से डिक्टेटर और अ मोनार्ची बिकम पावरफुल इन एनी ऑफ द नेशन आफ्टर या एंशिएंट टाइम इन दिस टाइम और करंट और मिडिवल एंड एंशिएंट। अगर किसी एक के हाथ में सत्ता गई का मतलब है डिक्टेटर आई, मोनार्ची आई, एरिस्टोक्रेसी आई, निरंकुशवाद फिर से आया। तो डेफिनेटली ये पावर शेयरिंग का बिल्कुल फॉर्म नहीं है। पावर शेयरिंग में तो हम डेमोक्रेटिक देश को वही तो होती है ना जहाँ पर इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो एंड मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हों, लोगों को हों, ठीक है ना, तभी तो हम मानेंगे कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेसी है, यही तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि केवल और केवल जो राइट टू वोट जो नेशनल असेंबली ने प्रोवाइड कराए थे वीमेंस के लिए भी, जो रसिया फ्रांस में नहीं थे, जर्मन में दे दिए गए। तो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद 1945 में, अभी तो हम लोगों ने इसको शुरू ही नहीं किया है ना, अभी तो हम शुरू नहीं किए इसको, इस लेसन को जब शुरू करेंगे का मतलब है अभी हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका, दिस इज इंट्रोडक्शन ओनली, एक टॉपिक है इसका हुआ ही अभी। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ द वॉर, क्या वॉर का इफेक्ट पड़ा, डिवास्टिंग फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट, even you know that about any of the war left a deep impact or a deep effect on a society, on a nation। जब कोई वॉर, जब कोई छोटी से छोटी डिस्प्यूट किसी भी देश, किसी परिवार, किसी प्रदेश पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है भाई, रिसोर्सेज, आर्मी, माइंस या मेटल्स, कहना चाहिए कि उसमें जो जो यूटिलाइज होता है, ओवरऑल यू कैन से दिस के ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड जो मैन पावर डिस्ट्रॉयड इन एनी ऑफ द वॉर, सो दिस इज नॉट फेवरेबल, नॉट गुड फॉर द पीपल। और किसी भी देश के लिए ये घातक हो सकते हैं, किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते। सो आपने तो ये इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब अब आपको लगता है कि इफेक्ट इसका किसी लड़ाई का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा है ना, और कहना चाहिए कि अगर बोला जाए कि जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, आर्मीज नहीं होगी, नौकरियां चली जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएंगे, तो क्राइसिस होंगे, काहे के इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएंगे, पैसे की तंगी हो जाएगी। और ये पूरी दुनिया में हर एक देश पे एक दिन ऐसा आया है, ये कोई नई इवेंट नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन दिस टाइम इन अवर नेशन या डिफरेंट नेशन। सो बहुत बड़ी आप कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहे हो कि भैया आपने नया कुछ बता दिया, समझे। तो थैंक यू गाइस, टाइम इज ओवर नाउ। सो एडोल्फ हिटलर का वेमर रिपब्लिक बर्थ हमने बताया आपको,
और इफेक्ट ऑफ वॉर भी बताया, और जो नेक्स्ट पार्ट हम कल करवाएंगे। थैंक यू सो मच।